चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जी हाँ, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर ये वर्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। और बेसिकली जैसे ही आप इस वर्ड्स को समझते हैं तो इसके अंदर कहा गया है कि आपकी जो इनकम है उस इनकम को आपने कैसे कंप्यूट किया, कैसे कैलकुलेट किया, वो शीट बेसिकली कहलाती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। एज सच इनकम टैक्स के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के रिगार्डिंग कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है। दैट मीन्स आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली आप देखते हैं जो भी लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल काफी सारे एग्जांपल्स आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कंप्यूटेक्स है, सरल टैक्स है, जीनियस सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप लोकली यूज करते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर दी जाती है। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे प्रिपेयर की जाती है। जितनी ज्यादा आपको बेसिक नॉलेज होगी उतनी इजीली आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ मिस्टर पीयूष गुप्ता। तो हम जो कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करेंगे। आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपकी जो कैलकुलेशंस है बहुत इजीली परफॉर्म हो जाती है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, वो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मैंने आपको बताया कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ मिस्टर पीयूष गुप्ता सन ऑफ, जो भी उनका फादर नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, अपडेट करेंगे, एंड रेजिडेंस ऑफ, जहां भी वो रहते हैं वो रेजिडेंस आप यहां पर एंटर करेंगे। तो यहां पर अभी के लिए मैं ब्लैंक इसको छोड़ देता हूं, आपके केस में जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर, तो यहां पर हम असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि यहां पर नेम आपको दिया गया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ मिस्टर पीयूष गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो जनरली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर बेसिकली आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के जरिए कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो उसको आसानी हो। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लाइक पेन नंबर, जो भी पेन नंबर है मिस्टर पीयूष गुप्ता का वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर एंटर करेंगे, एंड फॉर्म टाइप, कौन सा फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, दैट इज आइडिया 1। उसके बाद प्रीवियस ईयर, तो हमने ऊपर जो बताया वो असेसमेंट ईयर है, उसके रिगार्डिंग हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है 2020-21। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए ताकि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जिसके लिए भी रिक्वायर्ड है उनसे जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। अब उसके बाद बात आती है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने आपको बताया इनकम के अंदर 5 हेड्स बेसिकली आपके होते हैं जिनके अंदर आपकी इनकम कैटेगराइज की जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स में आपकी इनकम होती है। तो आपको करना क्या है, जिस भी हेड में आपकी इनकम है वो हेड आपको यहां पर बताना है और उसके अंदर आपकी क्या इनकम है वो आपको यहां पर बतानी है। तो हमारे केस में इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है।
बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको हम बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि बेसिकली हमारा ये हेड है। इस हेड के अंदर हमारी जो इनकम है वो हम यहां पर बताएंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के केस में जनरली जो आपकी सैलरी इनकम होती है वो आपको फॉर्म 16 से पता चलती है। फॉर्म 16 से पता चलती है और फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या सर सभी केसेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है? द आंसर इज नो। बेसिकली जहां पर एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, इन दैट सिचुएशन फॉर्म 16 मैंडेटरीली प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सभी केसेस में जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है तो एम्प्लॉयर के द्वारा जनरली फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं किया जाता। इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर आप जो है सैलरी इनकम कंसीडर करेंगे। और सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर आप कहां से पता लगाएंगे, इसके लिए आप जो है एम्प्लॉयर से जो भी आपका सैलरी रिसीट है आप सैलरी रिसीट ले सकते हैं फॉर दी होल ईयर। पूरे साल भर के लिए आपने कितनी सैलरी रिसीव की वो आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए वो भी आपको अवेलेबल नहीं होती है तो इन दैट सिचुएशन आपके बैंक में जितनी भी सैलरी आपको रिसीव हुई और इन द फॉर्म ऑफ कैश, अगर कैश सैलरी आपको रिसीव हुई है तो उसके बेसिस पर आप अपनी सैलरी इनकम यहां पर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर सैलरी इनकम एज पर फॉर्म 16, हमारे केस में फॉर्म 16 अवेलेबल है। फॉर्म 16 तो फॉर्म 16 हमारे केस में अवेलेबल है तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक फोल्डर के अंदर हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मिस्टर पीयूष गुप्ता के रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो कलेक्ट किए हैं। और यहां पर हम देखेंगे एक एक डॉक्यूमेंट से कैसे हम इंफॉर्मेशंस पिक करेंगे और अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर एक बार फॉर्म 16 को हम देखते हैं। तो बेसिकली फॉर्म 16 है ये, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको बताया जाता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और पार्ट बी के अंदर बताया जाता है कि बेसिकली कितनी सैलरी पे की गई है बाय द एम्प्लॉयर। तो पार्ट ए के अंदर आप देखेंगे दो डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई देंगी, एम्प्लॉयर डिटेल एंड सेकंड इज एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉयर डिटेल में बेसिकली जो एम्प्लॉयर है, अगर वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा और एम्प्लॉयर का पैन नंबर रहेगा, एम्प्लॉयर का पैन नंबर और एम्प्लॉयर का टैन नंबर। टैन नंबर होता है बेसिकली टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो बेसिकली जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है बाय द डिडक्टर, बाय द एम्प्लॉयर, तो इन दैट सिचुएशन वो जो है टीडीएस थ्रू टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ही प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसे में यहां पर टैन नंबर दिया गया है। और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए टीडीएस क्लेम करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर जो डिडक्टर है उसका टैन नंबर कंपलसरी होता है। जब आप टैन नंबर फिल करते हैं उसी के बेसिस पर आपका जो टीडीएस क्लेम है वो प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय का जो पैन नंबर है वो यहां पर रहेगा और जो एम्प्लॉय का कोई रेफरेंस नंबर है जो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, मान लीजिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय नंबर होता है, तो ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर है वो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो वो यहां पर आपका रहेगा। और उसके बाद किस असेसमेंट ईयर के लिए टीडीएस डिडक्ट किया गया है और यहां पर किस पीरियड के लिए, तो बेसिकली यहां पर आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के दौरान जो सैलरी दी गई उस सैलरी की बेसिकली यहां पर डिटेल दी गई है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। और इस प्रीवियस ईयर के लिए हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर है 21-22। जो भी लोग
जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जो है आपकी टीडीएस डिटेल्स दी गई है, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट किया गया है। तो जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा मंथली बेसिस पर डिडक्ट किया जाता है और उसको क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट किया जाता है टू द गवर्नमेंट। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है एम्प्लॉयर और उस रिटर्न के बेसिस पर आपके एम्प्लॉय के फॉर्म 26 एएस के अंदर उसको अपडेट किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे Q1, Q2, Q3, Q4। तो दैट मींस Q1 अप्रैल टू जून मंथ के लिए कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया वो आपको यहां पर दिखाई देगा। कितनी सैलरी पे की गई वो यहां पर आपको दिखाई देगी। सेकेंड क्वार्टर के लिए कितना सैलरी पे किया गया और कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया वो आपको दिखाई देगा। Q3 के लिए एंड इसी तरह Q4 के लिए आपको कितनी सैलरी पे की गई, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया वो आपको यहां पर डिटेल दिखाई देगी। तो पूरे साल भर में 10,84,923 रुपए की सैलरी पे की गई, जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया 95,670 रुपीज। तो ये बेसिकली पार्ट ए के अंदर डिटेल दी जाती है कि कितनी सैलरी पे की गई है और कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको सैलरी जो पे की गई है 10 लाख रुपए की, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आपको पे किए गए हैं। पार्ट ए के अंदर बेसिकली कुछ और डिटेल्स भी आपको दी जाती है, जैसे कि आपका जो टीडीएस डिपॉजिट कराया गया है बाय द एम्प्लॉयर वो किस चालान के जरिए कराया गया है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है वो टीडीएस की पेमेंट मंथली बेसिस पर करता है। मंथली बेसिस पर एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करेगा और मंथली बेसिस पर उसको डिपॉजिट करेगा। और वो जब डिपॉजिट करता है, ऐसे में डिपॉजिट करने के बाद एक चालान जनरेट होता है और जब एम्प्लॉयर टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा तो उस रिटर्न के अंदर उस चालान की रेफरेंस देता है कि उस चालान के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो आपका एम्प्लॉय का जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो किस चालान के जरिए किया गया है उसकी डिटेल आपको यहां पर पार्ट ए के अंदर मिल जाती है, जिसमें बेसिकली आपकी जो मेन डिटेल्स रहती है बीएसआर कोड, जो जिस बैंक के जरिए टीडीएस पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, और उसके अलावा किस डेट में डिपॉजिट किया गया है और चालान सीरियल नंबर क्या है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है टीडीएस के रिगार्डिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली कि आपकी सैलरी पर किस तरह टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो इसके अंदर आपकी मोस्ट ऑफ द डिटेल जैसे कि एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर एड्रेस, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस सेम रहता है, पेन नंबर ऑफ द डिडक्टर, टेन नंबर ऑफ द डिडक्टर, पेन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ये भी सेम रहता है। असेसमेंट ईयर और जो आपका प्रीवियस ईयर है वो भी आपका सेम रहता है। अब यहां पर हम बात करते हैं आपके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर आप एक यहां पर हाईलाइटेड वर्ड्स देखेंगे, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAC, और यहां पर इसको यस किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि लास्ट ईयर एक न्यू टैक्स रिजीम अनाउंस किया गया था, न्यू टैक्स रिजीम मींस आपको एक नई स्लैब दी गई थी इनकम टैक्स के लिए। तो सेक्शन 115BAC जिसके बारे में बताता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर चाहता है तो वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकता है और ऐसे में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे कर सकता है। जो आपकी ओल्ड टैक्स रेट्स थी उसके मुकाबले आपकी न्यू टैक्स रेट्स हैं वो लोअर टैक्स रेट्स हैं, तो जिसमें आपको बेनिफिट होता है। लेकिन हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपकी न्यू टैक्स रेट्स हैं अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी एग्जम्पशंस को फोरगो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में आपको केस टू केस यह चेक करना होगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने में फायदा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाने में फायदा है। तो यहां पर अगर हम बात करें जो एम्प्लॉई है उसका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो
न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट हुआ है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय ने क्या किया होगा, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को बताया होगा, इन्फॉर्म किया होगा कि उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाए वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम डिडक्ट किया जाए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर ने क्या किया होगा, एम्प्लॉयर ने उसको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की होगी और जितनी उसकी सैलरी है उस पर जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें ग्रोस सैलरी की बात की गई, सैलरी एज पर प्रोविजन सेक्शन 17 क्लोज 1 10,66,422। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है। तो सैलरी के अंदर आपके जितने भी अलाउंसेस है, परक्विजिट्स है, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, जो टैक्सेबल पोर्शन है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहां पर टोटल कुल मिलाकर 10,66,422 रुपए की सैलरी पे की गई है टू दी एम्प्लॉय। और यहां पर सेक्शन 17 क्लोज 2 के अंदर कुछ परक्विजिट्स भी दी गई है एम्प्लॉय को, और वो परक्विजिट्स वैल्यू है 18,500 रुपए। अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन सी परक्विजिट दी गई है, कौन सा बेनिफिट दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो इसके लिए यहां पर कहा गया है एज पर फॉर्म नंबर 12B वेर एवर एप्लीकेबल। तो इसके लिए फॉर्म 16 के अंदर ही आपको फॉर्म 12BA दिखाई देगा, जिसके अंदर बेसिकली बताया जाता है आपको कितनी परक्विजिट्स दी गई है, कौन सी परक्विजिट दी गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारी टोटल सैलरी हो जाती है 10,84,922 रुपए। और इतनी ही अमाउंट आपको पार्ट ए के अंदर देखने को मिलेगी कि एम्प्लॉयर के द्वारा 10,84,923 रुपए की सैलरी जो है पे की गई है, और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है 95,670 95,670 रुपए। चलिए, उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो कोई भी आपको डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउ नहीं की जाती। तो आप यहां पर देखिए, लेस अलाउंसेस टू द एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, वो सभी यहां पर आपको जीरो दिखाई देंगे। रीजन बीइंग एम्प्लॉय ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। तो यहां पर ट्रेवल कंसेशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, हाउस रेंट अलावेंस, जनरली सभी इंप्लॉइज हाउस रेंट अलावेंस की डिडक्शन क्लेम करते हैं, लेकिन यहां पर आपको जीरो दिखाई दे रही है। उसका रीजन है न्यू टैक्स रिजीम। चलिए, उसके बाद यहां पर सैलरी आ जाती है 10,84,922 रुपए। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ नहीं की जाती। तो दैट मींस 50,000 रुपए की जो डिडक्शन मिलती है इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल सैलरी आपकी है 10,84,922 रुपए, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और वो पे किया जाएगा। तो यहां पर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि एम्प्लॉय के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया गया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस भले ही न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एम्प्लॉय के पास अब भी ऑप्शन है, वो चाहे तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल कर सकता है, या फिर वो चाहे तो अपनी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल कर सकता है। सेक्शन 115BAC में साफ साफ कहा गया है कि इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज नो बिजनेस इनकम, जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए चूज करेगा कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहां पर हम देखेंगे एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया गया है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, लेकिन एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल करेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद
जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। अगर और कोई इनकम है जो एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की जाती है तो वो यहां पर आपको बताई जाएगी। और अगर कोई इनकम अदर सोर्सेज हेड में है तो वो अगर आप बताना चाहते हैं एम्प्लॉयर को तो वो आप बता सकते हैं, वो आपको यहां पर दिखाई देगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर टीडीएस। तो टोटल अदर इनकम जो आपने एम्प्लॉय को रिपोर्ट की है उसको मिलाकर आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहां पर आ जाती है। और इसके बाद जो आपकी डिडक्शंस है चैप्टर 6A में, तो चैप्टर 6A में आपको 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस मिलती है। तो वो डिडक्शन अगर आप क्लेम करने वाले हैं तो वो डिडक्शन आपकी यहां पर आ जाती है, जिसमें कि बेसिकली आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन जो है। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे किया है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, या फिर कोई 80G के तहत डोनेशन दी है, या फिर इसके अलावा और कोई भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, वो डिडक्शन आपकी बेसिकली डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कवर होती है। लेकिन यहां पर आपको वो भी दिखाई नहीं देंगी, रीजन बीइंग न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। तो चलिए, हमारी टोटल इनकम आ जाती है 10,84,922, जिस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तो वो आपका आ जाता है 91,986 रुपए। एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर आपको न्यू स्लैब्स अप्लाई करनी है, जिसमें कहा गया था 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 5%, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 10%, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 15%, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 20%, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 25%, नेक्स्ट जो इनकम होगी ओवर एंड अबव दैट उस पर सीधा 30% का टैक्स आपको पे करना है। तो ये आपकी न्यू स्लैब्स है जिसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करते हैं। न्यू स्लैब्स के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स आ जाता है 91,986 रुपीज, और उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई किया है 3,679 रुपीज, और टोटल टैक्स हमारा 95,665 जो है वो डिडक्ट कर लिया गया है बाय द एम्प्लॉयर, उसको डिपॉजिट करा दिया गया है टू द गवर्नमेंट एज ए टीडीएस। तो दैट मींस एम्प्लॉय का जो टैक्स है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो चुका है। तो अब इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87 में अलाउ नहीं की गई है, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो इन दैट सिचुएशन आपको रिबेट अलाउ नहीं की जाती है। तो यहां से हमें एक बात पता चल जाती है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम है वो 10,84,922 रुपए है। चलिए, उसके बाद नीचे की तरफ आपको फॉर्म नंबर 12BA प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली आपको बताया गया है कि आपको कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं एज ए परक्विजिट्स। तो यहां पर आप देखेंगे परक्विजिट्स के अंदर आपको बताया गया है कि एम्प्लॉय को गिफ्ट्स वाउचर्स दिए गए हैं। तो जनरली हमने देखा था कि 5,000 रुपए से ज्यादा का जो गिफ्ट दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो जितनी एम्प्लॉयर कॉस्ट इनकर करता है वो अमाउंट मानी जाती है एज ए परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पर 18,500 रुपए के गिफ्ट्स या वाउचर कूपन जो है प्रोवाइड किए गए हैं एम्प्लॉय को। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फॉर्म नंबर 12BB। तो बेसिकली जहां पर कोई डिडक्शन दी जाती है एम्प्लॉय को, इन दैट सिचुएशन फॉर्म 12BB जो है हमें बताता है कि क्या क्या डिडक्शन अलाउ की गई है। तो जनरली एम्प्लॉय जो है हाउस रेंट अलाउंस की, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस की, डोनेशन की, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस क्लेम करता है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलती है इन फॉर्म नंबर 12BB। हालांकि यहां पर स्पेशल टैक्सेशन को ऑप्ट किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम के अंडर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती, तो इसलिए यहां पर आपको सभी वैल्यूज जो है वो 0 दिखाई देंगी, नील दिखाई देंगी। तो इस तरह बेसिकली आपका जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजीम में कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। अब हमें यहां से सैलरी इनकम पता लग चुकी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम शीट में 10,84,000
10,84,922 रुपए की जो आपकी सैलरी इनकम है उसको कंसीडर करेंगे। अब अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करता है तो क्या होगा, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करता है तो क्या होगा। हम यहां पर दोनों ही केसेस के जरिए जो है अपनी कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे। पहली कंप्यूटेशन होगी अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी हम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे, और उन दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगी एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग हम जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहां पर सैलरी इनकम हमारी आ जाती है 10,84,922 रुपए। उसके बाद बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मिस्टर पीयूष गुप्ता के केस में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, कोई भी रेंटल इनकम नहीं है। यहां पर इन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होम लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए बेसिकली हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट होता है, तो जिस भी बैंकर से आपने होम लोन लिया है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, तो उस इंस्टीट्यूट से आपको जो है एक इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारे केस में LIC है जिससे होम लोन लिया गया है और उनको जो इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है तो वो सर्टिफिकेट हमें यहां पर मिल जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली देखेंगे दो कंपोनेंट्स आपको बताए जाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रिंसिपल पे किया और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया इन दिस होम लोन। तो यहां पर जो प्रिंसिपल की पेमेंट होती है वो सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है, और जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जो आपका सेक्शन 24 क्लोज बी होता है उसके तहत आपको डिडक्शन अलाउ होती है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए तक की अलाउ की जाती है। तो यहां पर 2,77,598 रुपीज का 2,77,598 रुपीज का जो इंटरेस्ट पे किया गया है। हालांकि यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट विल बी 0। तो इसलिए यहां पर एक नोट आप यहां पर लिख सकते हैं, ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो यहां पर कोई इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर डिडक्शन। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और कोई भी इनकम मिस्टर पीयूष गुप्ता के केस में नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जनरली जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जाती है, सेल की जाती है, तो इन दैट सिचुएशन कैपिटल गेन अराइज होता है। तो हमारे केस में कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं की गई है, इसलिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी जो है वो 0 रहती है। और ITR 1 जब आप फाइल करते हैं तो ITR 1 में वैसे भी कैपिटल गेन को अलाउ नहीं किया जाता। दैट मींस अगर आपके केस में कैपिटल गेन इनकम है तो आपको या तो ITR 2 फाइल करनी होगी या फिर ITR 3 फाइल करनी होगी, आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इनकम आती है वो इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सॉरी बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहां पर मिस्टर पीयूष गुप्ता के केस में कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। ITR 1 के अंदर आप बिजनेस इनकम जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके केस में कोई बिजनेस इनकम है तो इसके लिए आपको ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इनकम आती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब आपको देखना है कि क्या कोई अदर सोर्सेज हेड में आपकी इनकम है। जनरली बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती जरूर कर देते हैं, जो सेविंग बैंक पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है और वो अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होता है, और उस पर आपको सेक्शन 80 TT के तहत, TTA के तहत डिडक्शन मिलती है अप टू ₹10,000। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्रैक्टिस के अंदर आप यह जरूर मार्क करें कि एटलीस्ट आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट को इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे और उस पर
सेक्शन 80 टीटीए के तहत 10,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो अलाउ करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उनका सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपए से भी ज्यादा होता है, तो ऐसे में 10,000 रुपए से ज्यादा जितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल होता है। तो इसलिए सही इनकम डिक्लेयर करें और मेक श्योर कि आप जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट को जरूर मार्क करें इन योर कंप्यूटेशन सीट। तो यहां पर आपका जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है उसको आप एक बार जरूर नोट डाउन करेंगे, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको पता चलेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट से, आपकी बैंक पासबुक से। तो यहां पर एक बार हम बैंक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक काम जरूर करें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को जरूर रीड करें कि उसमें एटलीस्ट जो रिसिप्ट पार्ट है, जहां पर बैंक के अंदर पैसा आया है, वो कहां से आया है। अगर वो पैसा इन दी नेचर ऑफ इनकम है तो उस इनकम को समझे और अकॉर्डिंगली अपने 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज करें। अगर वो पैसा लोन की अमाउंट है, आपने कोई उधार लिया है, कोई लोन लिया है, तो ऐसे में वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर हमने जनरली जो बैंक स्टेटमेंट को स्टडी किया तो उसमें जो है बेसिकली इनकी सैलरी इनकम रिसीव हो रही है बैंक के अंदर, तो ये ऑलरेडी हम फॉर्म 16 के बेस पर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ अमाउंट कैश डिपॉजिट की है, तो जो आप कैश डिपॉजिट करते हैं वो आपकी इनकम नहीं होता है। या फिर कुछ अमाउंट्स इन्होंने जो है लोन लिया है या लोन दिया है, तो इन दैट सिचुएशन वो भी इनकम का पार्ट नहीं होगा। हाँ, कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनको मिला है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 151 रुपीज का इनको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है इन 29 जून 2020। उसके बाद इनको एक और सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है 29 सितंबर। तो जनरली क्वार्टरली बेसिस पर इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। हमने चारों क्वार्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंसीडर कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आ जाती है 755 रुपीज। तो हो सकता है ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इतनी ही अमाउंट की डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80 टीटीए मिल जाती है। लेकिन फिर भी ये बेटर रहेगा कि आप इसको मार्क जरूर करें। एटलीस्ट अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा होगा तो इन दैट सिचुएशन जो ओवर एंड अबाउट 10,000 होगा वो आपका टैक्सेबल रहेगा। तो यहां पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारा 755 आ जाता है। इसके अलावा मिस्टर पीयूष गुप्ता के केस में और कोई इनकम नहीं है। 5 हेड्स को हमने कंसीडर कर लिया है, तो हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 10,85,677। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शंस। तो डिडक्शंस जनरली आपको पता है कि सेक्शन 80C के अंदर आपको मिलती है, सेक्शन 80D के अंदर आपको मिलती है, सेक्शन 80E के तहत अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपको मिलती है। सेक्शन 80G के तहत अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो उस डोनेशन की डिडक्शन आपको मिलती है। तो ये कुछ जनरल डिडक्शंस है जो काफी कॉमनली क्लेम की जाती है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम की वजह से हमें डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार सेक्शन 80C के तहत कितनी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं वो एक बार यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करें तो हमें इजीली पता चल जाए कि कितनी सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन अवेलेबल है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं सेक्शन 80C के तहत उसकी डिडक्शन आपको अलाउ होती है। तो बेसिकली पूरे प्रीवियस ईयर में आप जितना भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं
उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जो आपको डिडक्शन मिलती है वो पेमेंट बेसिस पर मिलती है। अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम ड्यू था लेकिन आपने पे नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहां पर पीयूष गुप्ता के द्वारा 16,441 रुपए का प्रीमियम हर साल पे किया जाता है। यह जो प्रीमियम है क्वार्टरली है, तो दैट मीन साल में 4 बार यह प्रीमियम पे किया जाता है और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 16,080 रुपए है और जो उस पर जीएसटी पे किया गया है वो 361.80 है। यहां पर तो आप यहां पर इंक्लूडिंग जीएसटी जितना आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 16,441 रुपए 80 पैसे 4 बार पे किए गए हैं पूरे साल भर में। हाँ, अगर कोई लेट फीस आप पे करते हैं, कोई इंटरेस्ट आप पे करते हैं जो आपने डिले पेमेंट की है अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर सेक्शन 80C में हम जितनी भी डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं वो हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि LIC, तो LIC जो हमने डिडक्शन लेनी है 16,441 इंटू 4 क्वार्टर, तो यहां पर टोटल जो पेमेंट की गई है 65,764। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सेक्शन 80C के तहत एलिजिबल होते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड्स जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में मेक श्योर जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो एटलीस्ट आपका टैक्स सेव करे। तो इसके लिए उसको आप कंफर्म कर लें अपने एजेंट से या जिस भी माध्यम से आप उनको परचेज करते हैं, तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं सेक्शन 80C के तहत एलिजिबल है या नहीं ये जरूर कंफर्म कर लें। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो यहां पर हमारे केस में 2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। तो सबसे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। तो यहां पर आपको अपने म्यूचुअल फंड से एक अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाती है जिसमें आपको पता लग सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना जो है फंड्स इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर डेट वाइज पता चल जाता है कि कितना फंड्स आपने इन्वेस्ट किया है और आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है। तो जितना फंड आप इन्वेस्ट करते हैं वो अगर सेक्शन 80C के तहत एलिजिबल है तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जनरली यह स्पेसिफाइड होता है इन्वेस्टमेंट इन एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। तो यहां पर स्पेसिफाई किया गया है कि आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं फॉर दिस म्यूचुअल फंड। तो 2500 रुपए 12 महीने के लिए जो है इन्वेस्ट किए गए हैं। तो यहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर 2500 इंटू 12 मंथ्स, तो 30,000 रुपए के म्यूचुअल फंड्स बाय किए गए हैं जो एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है ELSS म्यूचुअल फंड, तो यहां पर भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की गई है और यहां पर भी स्पेसिफाई किया गया है द यूनिट्स अलॉटेड आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन एज पर कंडीशंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 80C। तो यहां पर भी स्पेसिफाई किया गया है। तो मेक श्योर आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट स्पेसिफाई किया गया हो कि 80C के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 1500 इंटू 12 मंथ्स, यहां पर 1500 इंटू 12 मंथ्स, तो टोटल 48,000 रुपीज म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। अलावा 80C के तहत आपको 1,50,000 रुपए तक की जो है छूट मिलती है और अगर आप एडिशनल 50,000 रुपीज की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेक्शन 80CC-D के तहत NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जिसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओवर एंड अबव 1,50,000 रुपीज। तो यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम NPS के तहत 50,000 रुपए की डिडक्शन आपको अलाउड होगी। तो टोटल डिडक्शन आपकी यहां पर आ जाती है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर।
डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। 1,63,764 रुपए की। हालांकि ये आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। तो हम दोनों ही तरीके से अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो क्या होगा और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 80D के तहत अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है 26,394। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो आपको अलाउ होता है। साथ ही अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से, चेक से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी और माध्यम से पे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पर 26,394 रुपीज की आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। 80E के तहत कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की गई है, कोई भी डोनेशन यहाँ पर पे नहीं किया गया है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे हमारी जो टोटल डिडक्शन है वो टोटल डिडक्शन है 190158, लेकिन हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 0 इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो हमारी यहां पर जो टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 1085,677। इवन आपको सेक्शन 80 TTA की भी डिडक्शन यहां पर अलाउ नहीं की जाएगी जो इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम आपको मिलती है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो ध्यान रखें सेविंग बैंक का भी जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल रहता है। तो अब आप क्या करेंगे, 10,85,677 रुपीज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर इनकम टैक्स एज पर न्यू स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 2,50,000 रुपीज तक जो आपका टैक्स है वो 0 रहेगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपका जो टैक्स होगा वो 5% होगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपका जो टैक्स होगा वो 10% होगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपका जो टैक्स होगा वो 15% होगा। और जो आपकी बैलेंस इनकम है 85677 उस पर जो आपका टैक्स होगा वो 20% होगा। तो इस तरह हमारा जो टोटल टैक्स आ जाता है, टोटल टैक्स यहां पर 92,135। और अब हम इस पर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इस तरह आपका जो टोटल टैक्स आ जाता है वो आ जाता है 95,820। यहां पर आप टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे 1085680 और यहां पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 85680 पर। और आपका टोटल टैक्स है उसको भी आप राउंड ऑफ करेंगे 95,820। अब आप लेस करेंगे जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्टेड। तो टीडीएस हमने देखा था फॉर्म 16 के अंदर डिडक्ट किया गया था 95,670। तो यहां पर हमारा जो बैलेंस टैक्स पेबल है वो है 150 रुपीज। तो बैलेंस टैक्स पेबल जिसको आप डिपॉजिट करेंगे थ्रू चालान और उसको फिर आप लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड
अंडर सेक्शन 1408। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आप पे करते हैं 150 रुपीज का आप पे करेंगे और उसके बाद जो आपका बैलेंस टैक्स आ जाता है वो नील हो जाता है। और जब आपका बैलेंस टैक्स नील हो जाता है तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो 150 रुपीज का आप टैक्स चालान पे करेंगे और उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर आपको बेसिकली कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस, उसके बाद जिस जिस हेड में आपकी इनकम है वो आप कंसीडर करेंगे। यहां पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई भी इनकम नहीं है उस केस में, तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी डिडक्शंस है उनको जरूर नोट डाउन करें और आप देखें कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी। उसके बाद आपकी जो टैक्स कैलकुलेशंस है वो आ जाती है और जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको आप लेस कर देते हैं। तो इस तरह आपकी जो है 150 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जिसको आप पे करेंगे एंड आफ्टर दैट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब हम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है अपनी इनकम टैक्स जो कंप्यूटेशन शीट है वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर हम एक और शीट ऐड कर लेते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है अपनी नई कंप्यूटेशन शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तो हम इसी शीट को कॉपी कर लेते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में पेस्ट करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन हमें वही यूज करनी है इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ मिस्टर पीयूष गुप्ता, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेम रहेंगी, फॉर्म टाइप आपका सेम रहेगा, प्रीवियस ईयर आपका सेम रहेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी एज पर फॉर्म 16 आपकी सेम रहेगी, लेकिन अब हम इसको जो है इनर पार्ट के अंदर रखेंगे और यहां पर लेस करेंगे जो डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती है। तो यहां पर हम लेस करेंगे जो सबसे कॉमन डिडक्शन आपको मिलती है वो मिलती है हाउस रेंट अलाउंस की। तो यहां पर हम डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। जो आपको सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत मिलती है तो वो हम यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 3 कैलकुलेशंस बेसिकली आपको करनी होती है। वो 3 कैलकुलेशंस हैं, नंबर 1 HRA रिसीव्ड। आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको कितना HRA मिला है। सेकंड इंफॉर्मेशन, रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी। जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से आप लेस करते हैं 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? सैलरी के अंदर आपका बेसिक पे इंक्लूड होगा, डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो वो आप इंक्लूड करेंगे। एंड थर्ड कैलकुलेशन है, अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में रहते हैं तो 50% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी। तो हमारे केस में जो अकोमोडेशन है वो दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी यहां पर कंसीडर की जाएगी। तो अब हमें ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही 3 इंफॉर्मेशन के जरिए हमारी अमाउंट आएगी, हमें पता चल जाएगा कितना एचआरए जो है एग्जम्प्ट होगा। इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स जो है वो आपको एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A। तो सबसे पहले हमें एचआरए के बारे में पता करना है। एचआरए हमें फॉर्म 16 से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एचआरए की डिडक्शन नहीं मिलती, तो इसलिए एम्प्लॉयर ने वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया कि एम्प्लॉय को कितना एचआरए मिला है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एम्प्लॉयर से
अपना सैलरी स्ट्रक्चर लेना होगा और उस सैलरी स्ट्रक्चर में देखना होगा कितना एचआरए हमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिया गया है। अगर आपका फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग बना है तो ऐसे में एचआरए की अमाउंट आप वहां से नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको सैलरी स्ट्रक्चर लेना जरूरी है। तो यहां पर हमने सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी ले लिया है, जिसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको क्या क्या पे किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहां पर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको बेसिक पे दी गई है 3,40,210 रुपए। इतने ही अमाउंट का आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है। उसके अलावा स्पेशल बोनस मिला है, शिफ्ट अलाउंस मिला है, एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला है, अलाउंस इन ल्यू ऑफ प्रोविडेंट फंड मिला है, वर्किंग ऑन नेशनल हॉलिडे जो आपकी लीव इनकैशमेंट है वो ड्यूरिंग द जॉब आपकी फुली टैक्सेबल होती है, और लीव ट्रेवल असिस्टेंट्स मिला है, रिम्बर्समेंट ऑफ ब्रॉडबैंड चार्जेस मिले हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स ऑन गिफ्ट्स है, नाइट शिफ्ट बोनस है। तो बेसिकली ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है और यहां से हमें एचआरए की जो अमाउंट है वो मिल जाती है 3,40,210 रुपए। 3,40,210 रुपए यहां पर एंटर करते हैं। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दिस सैलरी। तो रेंट हमने जो पे किया है वो पे किया है, बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है 12,800 रुपए का मंथली रेंट पे किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आप रेंट एग्रीमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर रेंट एग्रीमेंट के अंदर भी 12,800 रुपए की पेमेंट की बात की गई है। तो दैट मींस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,800 इंटू 12, तो यहां पर 1,53,600 रुपए का रेंट पे किया गया है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दिस सैलरी। तो सैलरी बेसिक सैलरी को ही आप इंक्लूड करेंगे, अदर अलाउंसेस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही परक्विजिट्स को। तो यहां पर हमारी जो सैलरी है वो सैलरी है बेसिक सैलरी 3,40,210 रुपए, इसका 10% तो इंटू 0.10। तो यहां पर रेंट पेड है आपका 1,53,600 माइनस 34,021 रुपए, तो आपकी अमाउंट आ जाती है 1,19,579 रुपए। और 50% ऑफ द सैलरी, तो यहां पर 50% है 3,40,210 का आप 50% करेंगे तो 1,70,105 रुपए। तो इस तरह आप इन तीनों में से जो भी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा वो है 119,579। इतनी डिडक्शन आपको हाउस रेंट अलाउंस के नाम की मिल जाती है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सैलरी में से 119,579 आप लेस करेंगे तो आपकी सैलरी आ जाती है 965,343। इसके बाद आप यहां पर लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको 50,000 रुपीज अलाउ की जाती है। तो यहां पर 50,000 रुपए आप लेस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाती है 915,343। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड इनकम की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए तक का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है। तो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आप इस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं अप टू रुपीज 2 लाख। तो यहां पर माइनस वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कोई भी इनकम नहीं है, ना ही कैपिटल गेन से कोई इनकम है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वही रहेगा 755 रुपीज। तो इस तरह आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाती है 7,16,098 रुपए। उसके बाद डिडक्शंस, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको डिडक्शंस मिल जाती है। तो यहां पर हमारी जो डिडक्शंस है जो कि हमने कंप्यूट की थी एलआईसी के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, नेशनल पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग, तो वो आपकी आ जाती है 190,158। तो हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है 716 माइनस 190,158। तो हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 5,25,940 रुपए। अब आप सोच के देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम है 10,85,000 रुपए और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी इनकम है 5,25,000 रुपए। जो आपकी डिडक्शंस है 2 लाख रुपए की और 1,90,158 रुपए की, उसके अलावा हाउस रेंट अलावेंस की, उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो इतनी सारी डिडक्शंस को फोरगो करने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा देखेंगे आपको कम से कम 70-80 हजार रुपए का टैक्स का फर्क यहां पर दिखाई देगा।
तो दैट मीन्स अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने में फायदा है, इसलिए टीडीएस हमारा भले ही न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट हुआ है, लेकिन हम रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। इसके अलावा एक और डिडक्शन जो हम यहां पर स्किप कर गए हैं, सेक्शन 80 टीटीए। तो बेसिकली 10,000 रुपए तक का जो आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है वो आपको डिडक्शन के तौर पर अलाउ होता है। तो यहाँ पर 755 रुपी जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो आपका डिडक्टेबल रहेगा, उसकी आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर 755 रुपीज की हमें डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर हमारी टोटल इनकम आ जाती है 5,25,185 रुपए, जिसको हम राउंड ऑफ करते हैं 5,25,190 रुपए। अब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, एज पर ओल्ड स्लैब्स। तो ओल्ड स्लैब्स के अकॉर्डिंग 2,50,000 रुपीज पर आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज और 5% का टैक्स, और नेक्स्ट जो है 25,190 पर आप जो है 20% के अकॉर्डिंग 5,038। तो टोटल आपका टैक्स हो जाता है 17,538 रुपए, जिस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करते हैं 18,239 रुपए, और आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो यहां पर रिफंड बन जाता है आपका 77,430 रुपए। दैट मीन्स 77,430 रुपीज आपको गवर्नमेंट से वापस मिलेंगे। तो यहां पर हमने दोनों ही रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स की जो कंप्यूटेशन है वो प्रिपेयर की है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर हमने की है, और जनरली बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक है कि आप अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हुए फॉर्म 26 एएस को कंसीडर नहीं करते। अभी तक हमने जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाई, हमने कहीं पर भी फॉर्म 26 एएस को कंसीडर नहीं किया। तो इसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है काफ़ी सारे इनकम को स्किप कर देते हैं, आप उन इनकम को अपनी रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फॉर्म 26 एएस को भी स्टडी करते हैं कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और कैसे हमें अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में उनको डिक्लेयर करना है, उनको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर्म 26 एएस ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो फॉर्म 26 एएस को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो वो आपको दिखाई देती है। कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन वो भी रिपोर्ट की जाती है बाय द डिडक्टर। तो सैलरी के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी फॉर्म 16 से डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो ले चुके हैं। तो 10,84,923 की जो सैलरी मिली है वो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 194A के तहत कुछ इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो जो टीडीएस डिडक्ट होता है उन इंटरेस्ट वो सेक्शन 194A में डिडक्ट होता है। तो दैट मीन्स पंजाब नेशनल बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिला है, और ये इंटरेस्ट मिला है ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स एफडी पर जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, जीरो टीडीएस है, लेकिन फिर भी डिडक्टर के द्वारा जो इंटरेस्ट है उसको रिपोर्ट किया गया है। और सेक्शन के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि नेचर ऑफ इनकम क्या है। टीडीएस मॉड्यूल में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शन में कौन सी इनकम पर कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो सेक्शन 194A के तहत बेसिकली जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो डिडक्ट किया जाता है ऑन इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये अभी तक हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में नहीं ली थी, इसको हमें क्या करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लेना होगा। तो इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट 9795 हम ऐड करेंगे तो हमारी जो इनकम हो जाती है 725,893, और यहाँ पर अमाउंट आ जाती है 534,980 आफ्टर डिडक्शन, और टैक्स अमाउंट आपकी चेंज हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 20276 आ जाती है, और आपको जो रिफंड है वो रिफंड है 75394। तो राउंड ऑफ करने के बाद आपको जो रिफंड मिलेगा वो 75390 आपको रिसीव होगा। इसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी आप क्या करेंगे, जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है उसके साथ आप जो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऐड करेंगे।
तो इस तरह हमारी जो इनकम आ जाती है न्यू टैक्स रिजीम में 10,95,470 और हमारा जो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है वो आ जाती है 97,857 और जो टैक्स हमें पे करना होगा 2190 पे करना होगा। तो ये बेसिकली जो फॉर्म 26 एएस को काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर हमने बेसिकली फॉर्म 26 एएस को पहले कंसीडर इसीलिए नहीं किया गया ताकि आपको ध्यान रहे कि फॉर्म 26 एएस आपको जरूर कंसीडर करना है वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी दोनों ही कंप्यूटेशन फाइनल हो चुकी है, न्यू टैक्स रिजीम एज वेल एज ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में हमें टोटल टैक्स पे करना है 97,860, जिसमें से ऑलरेडी टीडीएस डिडक्टेड है 95,670। हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा, बैलेंस टैक्स पे करना होगा 2190। और जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप देखिए हमें टोटल टैक्स पे करना है 20,276। जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है 95,670, तो दैट मीन्स एक्सेस हमारा टैक्स डिपॉजिट है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, हमें 75,390 का रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट से। जो भी हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल की होगी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, उस अकाउंट में हमें यह रिफंड मिलने वाला है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको कंप्यूटेशन न्यू एज वेल एज ओल्ड दोनों ही टैक्स रिजीम में प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और किस रिजीम में आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली बात है कि आप उसी टैक्स रिजीम को चूज करेंगे जिसमें आपको कम टैक्स पे करना पड़े। भले ही आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया है, उसके बावजूद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम अपने इस केस में भी ऐसा ही करने वाले हैं। हमारा जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे फाइल करेंगे।